हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मैथ्स एडुकेटर के यूट्यूब चैनल और मैं मैथ्स एडुकेटर से इंजीनियर सौरभ गुंजन सर। आज हम लोगों का जो क्लास है उसमें हम लोग सीखेंगे कि कैसे डिफरेंट इंटीग्रेशन को सोल्व किया जाता है जब उसमें मॉडुलस लगा हुआ रहता है या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा हुआ रहता है। पिछले लेक्चर में भी आपको सिखाया गया था। आज हम लोग फिर उस पर कुछ और क्वेश्चन करेंगे जिससे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन लिखिए। 0 to 3/2 cos पाई एक्स। तो कैसे करेंगे ना, हम लोग लेट आई ले लेते हैं ना, लेट आई 0 to 3/2 और ये हो जाएगा cos पाई एक्स dx। अभी देखिए कि मोड लगा हुआ है तो आपको बताया गया था कि मोड के अंदर का जो भी वैल्यू है उसको 0 के बराबर करते हैं। और क्यों करते हैं ऐसा? सस्पिशियस पॉइंट निकालने के लिए। फिर कोई सोचेगा कि सस्पिशियस पॉइंट से क्या फायदा, तो सस्पिशियस पॉइंट पर लिमिट ब्रेक करते हैं। और ये तो कन्फर्म है ना कि मॉडुलस फंक्शन है तो कहीं ना कहीं ब्रेक होगा ही। तो चलो हम लोग देखते हैं कहाँ ब्रेक होता है। तो उसका तरीका है कि अंदर का वैल्यू को 0 के बराबर करेंगे। तो हम लोग ये अब चलो आपको बताया गया था ना cos थीटा इज इक्वल टू 0। आप पढ़े हुए हैं ना 11th में, cos थीटा इज इक्वल टू 0। तो थीटा इज इक्वल टू 2n+1 इंटू पाई/2। जहाँ n क्या है, इंटीजर है। तो यहाँ देखो cos थीटा की जगह पाई एक्स है, तो थीटा मतलब पाई एक्स इज इक्वल टू 2n+1 इंटू पाई/2 वेयर n इज एन इंटीजर। तो चलो x का वैल्यू हम लोग निकालते हैं ना, x का वैल्यू तो ये पाई से डिवाइड होगा, पाई पाई कैंसिल आउट, तो कितना बचेगा 12+1/2 वेयर n इज एन इंटीजर। तो क्या हो जाएगा ना x का वैल्यू चलो यहाँ n का वैल्यू 0 रखते हैं ना, इंटीजर है तो 0 0 इंटू 2 0+1 1/2 2 रखो, अच्छा 1 रखो ना, 1 इंटू 2 2+1 3/2 फिर 2 रखो, 2 2 जा 4+1 5/2। आप देख रहे हैं ना ऑड बाई 2 आ रहा है, ऑड बाई 2 ऑड बाई 2 ऑड बाई 2। आपको यही बताया गया था 2n+1 ऑड होता है तो ऑड बाई 2। अच्छा हम लोग निगेटिव कुछ देख लेते हैं, तो -1 डालते हैं ना, -1 इंटू 2 -2 +1 -1/2 -1/2। फिर हम लोग क्या करें ना, फिर -2 डालकर देखते हैं। तो -2 यहाँ रखो, -2 2 जा -4 सॉरी -2 2 जा -4+1 -3/2। वैसे इधर भी हम लोग और आगे जा सकते हैं ना, इधर भी और आगे जा सकते हैं, बट हम लोग देखेंगे कि हम लोगों का क्या काम है। तो हम लोगों को 0 और 3/2 के बीच में ही ना कहीं ब्रेक होगा। तो 0 और 3/2 के बीच देखेंगे क्या क्या नंबर आ रहा है, तो देखेंगे तो ओनली हाफ आ रहा है। तो जो आ रहा है उसी पे ब्रेक करेंगे। बस आपको देखना है कि जो सस्पिशियस पॉइंट आ रहा है ना, बहुत सारा आएगा ना, तो उससे हमको कुछ लेना देना है नहीं। हमको देखना है ये दोनों के बीच में क्या आ रहा है, तो बस 1/2 आ रहा है। तो चलो ब्रेक कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा ना, आई इज इक्वल टू 0 टू हाफ cos पाई एक्स dx प्लस हाफ टू 3/2 cos पाई एक्स dx। ब्रेकिंग के बाद हम लोगों को लिमिट चेक करना है कि ये दोनों ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच का कोई नंबर इसमें डालकर चेक करते हैं कि मॉडुलस पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। तो 0 और 1/2 के बीच का कोई नंबर सोचो, तो 1/4 ले सकते हैं ना, 0 1/2 के बीच 1/4 ले सकते हैं। एक्स की जगह 1/4 रखो, तो 1/4 मल्टीप्लाई करो तो पाई/4 हो। पाई/4 कितना हो जाएगा, cos पाई/4 1/√2। और 1/√2 का मॉडुलस क्या होता है, पॉजिटिव ही आएगा। तो पता चला कि 0 टू हाफ के बीच ये पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव जब रहता है तो मॉडुलस हटाते हैं और उसको लिख देते हैं। क्लियर? फिर हम लोग देखेंगे 1/2 और 3/2 के बीच का कोई नंबर लेते हैं। 1 ही ले लेते हैं, 1/2 और 3/2 के बीच 1 आता है। तो 1 यहाँ रखो x की जगह, तो कितना हो जाएगा 1 इंटू पाई पाई cos पाई कितना होता है -1। तो निगेटिव आ रहा है तो यहाँ माइनस लगेगा। चलिए तो मिटाना पड़ेगा, इसको लिखो आप। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ना 0 टू
हाफ एक ही साथ इंटीग्रेट करते हैं तो ये हो जाएगा cos पाई एक्स डी एक्स, और ये माइनस बाहर कर लेते हैं तो माइनस बाहर हो गया तो इधर हो गया cos पाई एक्स डी एक्स, और ये हाफ टू 3/2। अब क्या हो जाएगा ना, cos x का इंटीग्रेशन साइन पाई एक्स, और x के बगल में पाई है तो पाई से डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ 1/2 0 माइनस, फिर यहाँ हो जाएगा साइन पाई एक्स अपॉन पाई, और यहाँ 1/2 टू 3/2। क्या किया जाए, वैल्यू डालिए तो यहाँ 1/2 डाली। एक काम करो ना, पाई कांस्टेंट है बाहर कर लेते हैं, इसमें पाई कांस्टेंट है पाई बाहर कर लेते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना साइन पाई एक्स 0 टू हाफ, और इसमें पाई बाहर करते हैं तो पाई बाहर हो गया साइन पाई एक्स 3/2 1/2। अब चलो अपर लिमिट, तो 1/2 इसमें एक्स की जगह रखिए तो कितना हो जाएगा पाई अपॉन 2 माइनस साइन 0, यहाँ 3/2 डालो तो साइन 3π/2 माइनस साइन 1/2, 1/2 नहीं π/2, यहाँ 1/2 रखोगे तो π/2। इसको सोल्व करना है, क्या हो जाएगा ना साइन 90 पाई इंटू साइन 90 1 और साइन 0 0 माइनस पाई, और साइन 3π/2 कितना होता है बताओ, साइन 3π/2 को लिख सकते हैं ना पाई प्लस π/2, ऐड कीजिए 2π प्लस पाई, हाँ लिख सकते हैं, और साइन 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में, साइन पाई प्लस π/2, तो यहाँ से यहाँ पाई होता है ना, ये पाई, ये π/2 ये पाई, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट उसमें निगेटिव होता है तो माइनस, और ये चेंज हो जाएगा ना, इसमें चेंज नहीं होगा सॉरी, साइन π/2। कैसे करते हैं आपको तो 11th में बताया गया था, फिर से आप देखो, हम लोग लिख सकते हैं ना साइन 3π/2 को पाई प्लस π/2, तो किस क्वाड्रेंट में आएगा, ये π/2 ये पाई होता है, उसमें कुछ ऐड करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है माइनस हो गया, और पाई में चेंज नहीं होता है, पाई टू पाई में चेंज नहीं होता है, तो यहाँ पाई है तो चेंज नहीं होगा, तो साइन साइन ही रहेगा, जो एंगल एंगल लिखेंगे साइन 91 या माइनस, तो -1 हो गया, ये हो गया -1, और साइन क्या आ रहा है 1 - 0 1 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा पाई, और ये कितना हुआ -2, ये कितना हो गया +2π, ये कितना हो जाएगा ना 3π। नोट कीजिए, वो काफी अच्छा क्वेश्चन था। वैसे पिछले लेक्चर में हम लोग हम मिस्टेक कर लिखे हुए हैं, और उसके लिए सॉरी, आप उसको सुधार लेना, और आपको मिस्टेक बस मैंने जो बताया आपको वो बिना मॉडुलस का बताया, बट क्वेश्चन मॉडुलस में था, मैं उसका ग्राफ बनाकर और आंसर लिखा हूँ, तो आप उसको सुधार कर लेना, थोड़ा सा जानो, फिर हम लोग वहाँ चलते हैं। देखो कहीं अगर ऐसे लिखा हुआ है ना, ये से बी f(x) dx, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है ना कोई कर्व है, कोई कर्व है, ये f(x) कर्व है, y = f(x), ये कर्व है, और यहाँ a है और यहाँ b है, तो a से b के बीच मतलब एक लाइन है, उसका इक्वेशन है x = a
पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये है ना एक्स में एक्स इज इक्वल टू ए, और यहाँ बी है, तो ये लाइन है ना एक्स इज इक्वल टू बी। इसका मीनिंग है, कहीं भी ऐसा लिखा हुआ है ए टू बी, इसका मतलब है कि इसका एरिया, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग यही होता है। अब जैसे अगर आपको एक क्लास दिया जाएगा, जैसे आपको ऐसे बोला जाए कि ऐसा लिखा हुआ है 0 to पाई, 0 to पाई, और यहाँ लिखा हुआ है ना साइन एक्स डी एक्स, तो आपको क्या करना है ना, आपको समझना है कि पाई का ग्राफ कैसे होता है ना, ऐसे 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 आगे बढ़ेगा। बट यहाँ इसका मतलब क्या हो गया ना, एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू पाई, जैसे यहाँ ये था ना तो एक्स इज इक्वल टू ए, तो 0 है तो एक्स इज इक्वल टू 0, और यहाँ पाई है तो एक्स इज इक्वल टू पाई, और कौन सा कर्व वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। तो एक कर्व का ये दोनों के बीच का एरिया है। तो आप देखो तो 0 कहाँ होता है, यहाँ होता है, हाँ एक्स इज इक्वल टू 0 कहाँ होता है, यहाँ होता है, और पाई कहाँ होता है, यहाँ होता है। तो यही ना है एक्स इज इक्वल टू 0, और ये इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, ये एक्स इज इक्वल टू पाई। तो ये लाइन और ये लाइन के बीच का एरिया कौन सा, तो इसका मतलब ये होता है। क्लियर हुआ? अच्छा, अगर ऐसे लिखें, जैसे कहीं लिखा हुआ ना आई इज इक्वल टू 0 to 2 पाई साइन एक्स डी एक्स, इसका मतलब हुआ ना एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 2 पाई, और वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। ये 0, ये पाई, और ये 2 पाई। तो क्या क्या हो जाएगा ना, एक्स इज इक्वल टू 0, ये है ना एक्स इज इक्वल टू 0, और ये एक्स इक्वल टू 2 पाई, तो 2 पाई है ना, तो यही हो जाएगा ना एक्स इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू 2 पाई। तो ये लाइन और ये लाइन के बीच का एरिया कौन बन रहा है ना, एक ऊपर बन रहा है और एक नीचे बन रहा है। तो इसका मीनिंग यही होता है। अच्छा, इसका एरिया जो बोला जाता है ना, वो कौन सा एरिया होता है, तो अलजेब्राइक एरिया होता है। अब आप बोलिए कि अलजेब्राइक एरिया क्या होता है सर, तो एरिया दो होता है, एक अलजेब्राइक एरिया और एक न्यूमेरिकल एरिया। तो अलजेब्राइक एरिया विद साइन के साथ जो एरिया होता है उसे हम अलजेब्राइक एरिया बोलते हैं। विदाउट साइन जो होता है एरिया, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल एरिया बोलते हैं। मतलब साइन निगेटिव रहे पॉजिटिव रहे, एरिया कोई लेना देना है नहीं। बट न्यूमेरिकल में, जैसे देखो समझाने के लिए, अगर मैं आपको इसको अगर बोले A1 और इसको अगर मैं बोलूँ A2, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा ना, सपोज समझने के लिए A1, तो देखो ये नीचे है तो -A2 हुआ। क्लियर? अरे आपको पता है ना कि जो एक्स एक्सिस के ऊपर जो भी ग्राफ होता है वो पॉजिटिव होता है, और एक्स एक्सिस के नीचे जो ग्राफ होता है वो निगेटिव होता है। तो एक्स एक्सिस के ऊपर जो ग्राफ होता है पॉजिटिव, तो यहाँ A1 है तो A1, और ये नीचे A2 है तो निगेटिव A2। तो ये डिफिनिट इंटीग्रल का मीनिंग होता है। बट नेक्स्ट अगला चैप्टर में हम लोगों को एरिया बाउंडेड रीजन पढ़ना है। अगर उसमें बोला जाए कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व 0 to 2 पाई साइन एक्स, तब उसका दोनों ऐड कर देते हैं। बट डिफिनिट में न्यूमेरिकल होता है। बट अगला चैप्टर अगर बोला जाए ना, उसमें पूछा जाए कि इसका एरिया क्या होगा, अगर आप वैसा लिखा जाए, इसको आप लिख लो, वैसे एक क्लास आपको कराया जाएगा, ये बस इसको समझ के रखना है, लिखना नहीं है। अगर यही क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y is equal to sin x from x is equal to 0 to x is equal to 2 पाई, तो हम लोग क्या करते हैं ना, ये 0 से 2 पाई, x is equal to 2 पाई, और यहाँ x is equal to 0, उसके बीच एरिया ये बन रहा है और ये बन रहा है। इसको थोड़ा देर के लिए A1 अगर A2 करें तो ये एरिया हो जाएगा A1 प्लस A2। अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो न्यूमेरिकल एरिया निकालते हैं। बट अगर डिफिनिट में आए, डिफिनिट में क्या समझना है, डिफिनिट का मीनिंग होता है न्यूमेरिकल एरिया, सॉरी अलजेब्राइक एरिया।
विथ साइन के साथ जो एरिया होता है उसे अलजेब्राइक एरिया बोला जाता है। तो इसको आप लिखिए, कुछ इंपॉर्टेंट है लिखे, वैसे एक क्लास कराया जाएगा। जैसे क्वेश्चन लेते हैं 0 से 2 पाई, जैसे क्वेश्चन लेते हैं 0 से 2 पाई साइन एक्स डी एक्स। क्या करेंगे इसको, लेट आई इज इक्वल टू लिखेंगे 0 to 2 पाई साइन एक्स डी एक्स और पुट कर देंगे साइन एक्स इज इक्वल टू 0। तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू एन पाई वेयर एन इज एन इंटीजर। यदि n का वैल्यू 0 लेते हैं तो x का वैल्यू कितना आएगा 0, यहाँ n का वैल्यू 0 लो तो 0 इंटू पाई 0 1 लो तो 1 इंटू पाई पाई, फिर 2 लेते हैं तो 2 इंटू पाई 2 पाई, 3 लेते हैं तो 3 इंटू पाई 3 पाई। ऐसे अगर निगेटिव लेते हैं ना -1 तो कितना -1 इंटू पाई माइनस पाई, फिर अगर -2 ले लेते हैं तो -2 इंटू पाई -2 पाई। वैसे आगे हम लोग ले सकते हैं, यहाँ हो गया 0 और ये माइनस पाई और यहाँ -2 पाई। इधर भी हम लोग निगेटिव वैल्यू ले सकते हैं ना, इधर हम लोग आगे ले सकते हैं। बट हम लोग को देखना है 0 और 2 पाई के बीच क्या आ रहा है, इसमें 0 से 2 पाई के बीच क्या आ रहा है ना, पाई आ रहा है। तो कहाँ ब्रेक होगा, ब्रेक हो जाएगा 0 to पाई साइन एक्स डी एक्स अब प्लस फिर पाई टू 2 पाई साइन एक्स डी एक्स। अब 0 और पाई के बीच चेक कर लेना है कि साइन एक्स मोड के अंदर पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो कोई वैल्यू लेते हैं 0 पाई के बीच π/2 आता है, π/2 लेके ही देख लेते हैं। तो π/2 आएगा ना तो साइन 91 होता है, तो मोड के अंदर 1 आ गया, पॉजिटिव है। तो हम लोग मॉडुलस साइन हटाएंगे और जो भी वैल्यू है उसको लिख देंगे। फिर पाई और 2 पाई के बीच चेक कर लो, तो पाई 2 पाई के बीच 3 π/2 आ सकता है, 3 π/2 ही ले लेते हैं पाई और 2 पाई के बीच। अरे इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, 0 फिर π/2 फिर पाई फिर 3 π/2 और फिर 2 पाई। तो पाई और 2 पाई के बीच 3 π/2 आता है, तो चेक कर लेते हैं वही लेके। तो x की जगह 3 π/2 हम लोग अगर डालते हैं तो साइन 3 π/2 और इसको लिख सकते हैं ना साइन पाई प्लस π/2। और यहाँ पे 11th में आपको बताया गया था पाई प्लस π/2, तो ये पाई होता है, इसमें π/2 थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन निगेटिव होता है और पाई में चेंज नहीं होता है तो साइन ही रहेगा। तो कितना आ रहा है -1 आ रहा है, मतलब निगेटिव आ रहा है। तो निगेटिव आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, मोड के अंदर का वैल्यू में निगेटिव साइन मल्टीप्लाई कर कर लिख देंगे। चलिए क्या हो जाएगा, साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos x, तो माइनस बाहर हो गया, ये हो जाएगा cos x 0 to पाई, और ये माइनस बाहर कर लेते हैं, माइनस बाहर कर लेते हैं तो साइन का कितना आएगा, साइन का इंटीग्रेशन कितना माइनस कॉस और ये माइनस मिलके प्लस कॉस। अब चलिए हम लोग अपर लिमिट कॉस पाई कितना -1, कॉस 0 कितना 1, कॉस 2 पाई कितना 1 और कॉस पाई -1। तो -1 -2 हो गया और -1 ये प्लस हो गया तो 112 हो गया, तो 2 + 2 कितना 4। इसका वैल्यू तो आपको पता है ना, cos 2 पाई कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, आपको बताया गया था 11th में, cos n पाई इज इक्वल टू -1 to the power n, cos n पाई इज इक्वल टू -1 to the power n। तो cos 2 पाई इज इक्वल टू -1 का पावर 2 कितना 1, तो यहाँ cos 2 पाई 1 हो गया। तो क्या आया 4 आया। इसी को हम लोग पिछले लेक्चर में 0 किए थे, थोड़ा देर के लिए हम लोग मोड नहीं लेकर मोड भूल गए थे, उसको आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। इसका मीनिंग ग्राफ से अगर हम लोग देखें तो क्या होगा,
अगर हम लोग ग्राफ से देखते हैं तो साइन एक्स का ग्राफ बनाइए। बट यहां मोड साइन एक्स है, तो आपको पता है मोड का ग्राफ बनाने के लिए जो ऊपर ग्राफ रहता है उसको रखते हैं, और जो नीचे है उसका मिरर ले लेते हैं। यहां नीचे है उसका मिरर ले लीजिए। ये किसका ग्राफ आया? मोड ऑफ साइन एक्स का। ये तो 0 और ये पाई और ये 2 पाई, तो 0 और 2 पाई के बीच का, इधर तो कुछ सोचना ही ना, ये और ये बना। तो यदि a1 ले और इसको a2 लिखे, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू हो जाएगा a1 प्लस a2। और ये आप जानो 0 से पाई के बीच, 0 से पाई के बीच साइन एक्स जो होता है वो 2 होता है। तो ये 2 और फिर पाई से 2 पाई, देखो जितना इधर बना उतना ही इधर बना, सेम सेम। तो इधर 2 है तो इधर भी क्या होगा? 2 होगा। तो 2 प्लस 2 कितना? 4। तो आपको क्या बताया गया था कि डिफिनिट का मतलब होता है अलजेब्राइक एरिया। जो ऊपर बना वो पॉजिटिव, जो नीचे बना निगेटिव। इसमें तो दोनों ऊपर बना तो ऐड हो गया। अच्छा, अगर हम लोग ऐसा अगर क्वेश्चन लेते हैं 0 to 2 पाई और यहाँ मोड नहीं है, ओनली साइन एक्स है, तो इसका ग्राफ ये 0 और ये पाई और ये 2 पाई, तो 0 2 पाई के बीच क्या बन रहा है? ऊपर बन रहा है और एक नीचे बन रहा है। अगर इधर a1 बोला जाए, इसको a2 बोला जाए, तो क्या हो जाएगा? ऊपर a1 और ये नीचे बना तो माइनस a2। अभी बताया गया कि ये 2 होता है, तो ये 2 और ये नीचे 2 कितना हो गया? 0। तो डिफिनिट में एरिया जो होता है वो अलजेब्राइक एरिया होता है। और कहीं भी ऐसा लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ 0 से 2 पाई के बीच का अलजेब्राइक एरिया, ये जो डिफिनिट लिखा हुआ है ना, ये इंटीग्रेशन, उसका ग्राफिकल मीनिंग यही होता है। ये समझना है ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है। अच्छा हाँ, अगर जैसे ये क्वेश्चन था जो पीछे बना हुआ है, अभी बनाया गया, तो आपको बताया गया था कि सस्पिशियस पॉइंट निकालने के लिए अंदर का जो वैल्यू है उसको 0 के बराबर पुट करते हैं। तो x इक्वल टू आया था ना, क्या क्या आया था? x इक्वल टू आया था माइनस पाई, 0, पाई, 2 पाई से आया था। अगर कोई बच्चा भूल जाता है कि ये ट्रिग्नोमेट्री का सॉल्यूशन भूल जाता है, फिर भी आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालिएगा? ये 0, ये पाई, ये 2 पाई, ये माइनस पाई, ये माइनस 2 पाई। तो देखो ग्राफ कहाँ कहाँ चेंज कर रहा है। 0 से ऊपर ग्राफ, अगर 0 के राइट साइड आते हैं तो ग्राफ ऊपर है, और 0 के लेफ्ट साइड ग्राफ नीचे है। तो यहाँ चेंज कर रहा है। पाई पे फिर इधर ऊपर है, इधर नीचे है, फिर 2 पाई पे, फिर माइनस पाई, फिर माइनस 2 पाई। तो ये पुट करके जो निकाला गया ना, वो क्रिटिकल पॉइंट ही निकाला गया, मतलब जिस पॉइंट पे चेंज कर रहा है वहीं लिखा गया है। अगर ये नहीं आता है तो ग्राफ बनाकर और देख लेगा कहाँ कहाँ चेंज हो रहा है, 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, माइनस पाई पे। तो डायरेक्ट ये सब आप ग्राफ से लिख सकते हैं। फिर देखा कि अरे 0 और 2 पाई के बीच, 0 और 2 पाई के बीच कहाँ कहाँ ग्राफ ब्रेक होगा। तो 0 और 2 पाई के बीच क्या क्या आ रहा है? 0 और 2 पाई के बीच पाई आ रहा है, तो पाई पर ब्रेक होगा। तो 0 से पाई लिख सकता है, और फिर पाई से 2 पाई लिख सकता है। तो ये मोड में लगा हुआ है ना, तो हम लोग क्या करें, मॉडुलस फंक्शन बनाएंगे ना। अभी हम लोग क्या बनाए थे? ओनली साइन बनाए थे, मॉडुलस फंक्शन बन गया। तो हम लोग देखेंगे 0 और पाई के बीच, 0 और पाई के बीच ग्राफ क्या है? ऊपर बन रहा है, पॉजिटिव है, और पाई से 2 पाई के बीच भी पॉजिटिव है।
मतलब 0 से पाई के बीच पॉजिटिव, और फिर पाई से 2 पाई के बीच भी पॉजिटिव है। ये तो मोड का हुआ। यदि मोड अगर नहीं लगा हुआ है, जैसे यहाँ 0 से ओनली 2 पाई है और यहाँ साइन एक्स डी एक्स है, तो 0 से पाई और ये 2 पाई, तो ब्रेक हुआ ना पाई पे, तो इसको लिखिएगा ना 0 से पाई साइन एक्स डी एक्स, अब पाई से 2 पाई साइन एक्स डी एक्स। तो क्या हो जाएगा, 0 से पाई पे, 0 से पाई पे ऊपर है, 0 से पाई ऊपर है, 0 से पाई पॉजिटिव और पाई से 2 पाई निगेटिव। तो चलिए ये सब था ग्राफिकल कंसेप्ट। अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ रहे 0 to 4 रूट एक्स बॉक्स एक्स डी एक्स, तो आपको क्या करना है ना, आपको बताया गया था कि जो भी बॉक्स के अंदर का वैल्यू है उसको इंटीजर पुट करना है। जैसे इंटीजर पुट कर लिए तो 0 1 2 3 4, इधर -1 -2। बट यहाँ एक चीज हमेशा ध्यान में रखना है कि जिसको हम लोग पुट किए हैं वो डिफाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो रूट एक्स कभी भी -2 नहीं हो सकता है, क्योंकि रूट लगा हुआ है। एक उसका वैल्यू जब भी आएगा तो या तो 0 आएगा या तो पॉजिटिव आएगा, तो ये निगेटिव नहीं होगा, ये भी निगेटिव नहीं होगा। तो जब भी लिखना है तो थोड़ा ध्यान रखना है कि हम क्या लिख रहे हैं। ऐसा नहीं कि इंटीजर बोला गया तो कुछ भी लिख देंगे। जैसा कुछ ऐसा अगर 2 पाई लिखा हुआ अगर यहाँ मिले साइन एक्स बॉक्स एक्स, तो इसको इंटीजर पुट करना है ना, तो साइन एक्स क्या लड़का पुट करेगा, -2 -1 0 1 2 आगे। बट साइन एक्स का देखो -1 1 और 0, साइन एक्स का वैल्यू या तो -1 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या तो 0 हो सकता है। तो ये हम लोग नहीं ले सकते हैं, -1 ही लेंगे, 0 ही लेंगे और 1 ही लेंगे। ऐसा नहीं कि साइन एक्स कभी डिफाइन ही नहीं होगा, डिफाइन -1 और 0 और 1 ही में होता है, -1 और 1 ही के बीच डिफाइन होता है। तो -1 और 1 के बीच यही इंटीजर होगा। तो ये सब थोड़ा सा देखना है। तो चलिए तो हो गया ना 4। अब x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो x का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। ये हो जाएगा x = 0 1, ये कितना हो गया 4, ये 9, ये 16, ऐसे आगे बढ़ सकते हैं। ये कैसे किए, रूट x = 0 लिए तो x = 0 आएगा, फिर रूट x = 1 लिए तो फिर x = कितना आएगा 1, फिर रूट x = 2 लिए तो x = कितना आएगा 4, फिर रूट x = 3 लिए, जैसे रूट x = 3 लिए तो क्या आ जाएगा ना, x = स्क्वायर कीजिए 9 आएगा। तो यही ब्रेकिंग, यही आया सस्पिशियस पॉइंट। अब 0 और 4 के बीच देखो क्या आ रहा है, तो 0 और 4 के बीच 1 आ रहा है ना, तो 1 पे ब्रेक कर देंगे इसको, 0 to 1 और फिर 1 to 4। चलिए अब यहाँ देखेंगे 0 और 1 के बीच इसका वैल्यू क्या हो रहा है, 0 और 1 के बीच इसका वैल्यू क्या हो रहा है। तो आपको तरीका बताएगा, तो या तो इसके बीच का वैल्यू को रख कर देख लेना, इसे 0 और 1 के बीच आएगा ना 0.5, तो 0.5 का अगर क्या स्क्वायर रूट निकाला जाए तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, और 0 पॉइंट समथिंग का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो उसका एक तरीका आपको बताए थे कि जो लोअर लिमिट रहता है उसको यहाँ पुट करते हैं, तो स्क्वायर रूट के अंदर 0 हो जाएगा तो 0 आएगा, तो 0 का क्या होगा, 0 का बक्स 0 ही होता है। फिर यहाँ 1 लोअर है, पुट के करेंगे ना यहाँ, तो स्क्वायर रूट के अंदर 1 तो 1 आएगा, तो ये तो 0 हो जाएगा ना, और ये क्या हो जाएगा x हो जाएगा, तो 4 - 1 3 हो जाएगा।
इसको आप लिखो। अभी आपको जो बताया गया ना ज्योमेट्रिकल मीनिंग, उसका एक क्लास अलग से लिया जाएगा। इसको जस्ट समझाने के लिए बताया गया था, फिर एक क्लास आपको इस पे कराया जाएगा। चलिए नेक्स्ट हेडिंग दीजिए, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल। यहां कोई फंक्शन ए टू बी के बीच हो तो यहां बताओ, ये जो लिखा हुआ है ना इसका वेरिएबल एक्स में है, कैसे पहचान करते हैं ना, यहाँ एक्स है या एक्स है तो एक्स वेरिएबल में। तो वेरिएबल हम डिफिनिट इंटीग्रेशन में चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ एक्स है ना, हम टी लिख सकते हैं, उससे कोई डिफरेंस नहीं होता है। इसे देखो यहाँ एलएचएस क्या है ना, एलएचएस ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन कुछ होगा, सपोज कैपिटल एफ ऑफ एक्स हो गया, यहाँ लिमिट कितना है ए से बी, तो कितना हो जाएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। और आर एच एस अगर लिया जाए ना, आर एच एस, तो ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी, इसका भी इंटीग्रल कैपिटल हो जाएगा कुछ एफ ऑफ टी, वैल्यू क्या है ए टू बी, वैल्यू डालिए एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, तो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो माइंड में रखना है कि डिफिनिट इंटीग्रल में हम लोग वेरिएबल चेंज कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, एक्स के जगह पे पी क्यू कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब वेरिएबल चेंज कर सकते हैं। चलिए इसको लिखिए, चलिए दूसरा प्रॉपर्टीज, अगर लिमिट को हम लोग इंटरचेंज करेंगे, अगर लोअर को अपर कर दें और अपर को लोअर कर दें तो इसमें माइनस लगाना पड़ता है। तो कहीं भी अगर डिफिनिट इंटीग्रल में हम लोग लिमिट को इंटरचेंज करेंगे तो उसमें माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। चेक कर लेते हैं कि हम लोग गलत किए हैं कि सही किए हैं। एल एच एस हो गया ना ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रल कैपिटल लेट कैपिटल ले लिए, वैल्यू क्या हो जाएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। आर एच एस क्या है, इसका फिर से कैपिटल, वैल्यू डालिए, ये हो जाएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, और ये माइनस साइन यहां आएगा कितना, हम लोग का जो आरएचएस में लिमिट है वो ए है और यहां बी है, क्या हो जाएगा एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी, और माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ बी। तो यहां भी देखे एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस आ गया। तो क्या सीखे कि जब भी लिमिट इंटरचेंज करते हैं तो माइनस का साइन लगाना पड़ता है। तीसरा प्रॉपर्टीज, ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, अगर हम लोग अंदर कुछ ऐड करें, अंदर में अगर हम लोग कुछ ऐड करें, जैसे सी ऐड कर रहे हैं, तो यहां हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस सपोज अगर के करें, अगर के ऐड करें तो इसमें से घटाना पड़ता है। अंदर में जो ऐड करते हैं लिमिट में उसको घटाना पड़ता है। अब एक साथ आप सबको एक जगह लिखो,
फिर बाद में प्रूविंग का हेडिंग देकर बारी बारी से सबका प्रूविंग किया जाएगा, एक साथ रहेगा तो आप देखते रहिएगा और रिवीजन कर पाएंगे। 4, अगर ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स है और अंदर में अगर हम कुछ घटाएं, जैसे के हम लोग माइनस किए तो लिमिट में ऐड हो जाता है, इसे ऐड किए तो घट गया और यहाँ घटाए तो ऐड हो गया। चलिए 4 हो गया। 5, ए टू बी एफ ऑफ एक्स है, ए टू दी बी एफ ऑफ एक्स। एक मिनट, हाँ तो देखो एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, अब मल्टीप्लिकेशन की बारी है। अगर हम लोग इधर मल्टीप्लाई करते हैं के से तो इधर लिमिट में डिवाइड हो जाएगा, अपर और दोनों लोअर लिमिट में जिससे मल्टीप्लाई किए उससे डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ जो मल्टीप्लाई हम लोग किए हैं बाहर भी मल्टीप्लाई हो जाता है। यही डिफरेंस है, ये सब में जो यहाँ ऐड होता है घटता है, जो घटता है वो ऐड होता है, बट इसमें जो मल्टीप्लाई होता है तो यहाँ डिवाइड होता है और एक्स्ट्रा बाहर में भी मल्टीप्लाई होता है। चलिए 6, अगर डिवाइड हो जाए अंदर के से तो यहाँ डिवाइड हुआ तो इधर मल्टीप्लाई होगा, इधर भी मल्टीप्लाई होगा, जिससे डिवाइड हुआ किससे, के से, फिर यहाँ भी डिवाइड होगा। 7 नंबर, अब 6 तक लिखिए जल्दी। 7 काफी इंपॉर्टेंट है, 7 का यूज होता है, काफी यूज होता है। जैसे यहाँ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, 0 to a, 7 इंपॉर्टेंट है। अगर 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 0 to a, और इस लिमिट से इसको हम लोग माइनस कर सकते हैं, a माइनस एक्स डी एक्स। प्रूफ बताया जाएगा कैसे होता है, आप पहले एक जगह लिखो 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो हम लोग अपर लिमिट से x को माइनस करके लिख सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट, इसलिए इसको किंग प्रॉपर्टी बोला जाता है, डेफिनिट इंटीग्रल का किंग प्रॉपर्टी है। लगभग जितना भी क्वेश्चन है 60% क्वेश्चन में यही प्रॉपर्टी लग जाएगा। जब 0 to a एफ ऑफ एक्स है, यदि इसमें से अगर इसको माइनस किया जाए, जैसे यहाँ अपर में से अगर x को यहाँ माइनस किया जाए, माइनस करने के बाद भी यदि एफ ऑफ एक्स ही आ जाता है, अगर हम लोग माइनस करें फिर भी क्या आ जाता है, एफ ऑफ एक्स ही आ जाता है, तो इसको हाफ कर देंगे, इधर भी हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे और एफ ऑफ एक्स डी एक्स। यदि इसमें से इसको माइनस किया जाए, अगर निगेटिव आ जाए तो इसका 0 हो जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, 7 8 काफी इंपॉर्टेंट है। लिखिए क्या करना है, 0 से a, अगर याद रखने का तरीका है 0 to a, अभी तक जो भी आपको लिखाया गया वो a to b था, ये 0 to a, ये 0 to a, तो 0 to a में इससे माइनस करके लिख सकते हैं, और माइनस करने के बाद अगर जिससे माइनस किए वहीं आ जाए ना, जैसे a से एफ ऑफ एक्स माइनस की, a माइनस एक्स हुआ और फिर आ गया वहीं, तो ये लगेगा ना इधर 2 से मल्टीप्लाई, इसको हाफ करके लिखते हैं। अगर उसका निगेटिव
आ गया तो 0 हो जाता है। इसको लिखिए 9 नंबर। अगर -a to a हो, डिफरेंस देखो, पहले a से b था, बीच में 2 में 0 से a था, और यहाँ -a to a, मतलब यहाँ जो लिखा रहेगा साइन चेंज होगा, सेम वैल्यू रहेगा बट साइन चेंज, यहाँ -a तो यहाँ a, जैसे यहाँ -पाई तो यहाँ पाई। क्या हो जाता है ना, 0 से a f(x) dx, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है। ये कब होता है, f(x) जब इवन फंक्शन हो। यदि f(x) ऐसा अगर रहेगा तो आपको देखना है -a से a के बीच ऐसा अगर कोई इंटीग्रेशन रहता है तो आपको देखना है कि जो f(x) है इवन है या ऑड है। यदि इवन रहेगा तो इसमें 2 लगाना है, इस 0 से स्टार्ट करके अपर लिखकर लिखना है। यदि f(x) ऑड रहता है तो 0 हो जाता है। आपको बताया जाएगा इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन क्या है, बस तुरंत बताया जाएगा। पहले आप इसको लिखो, इवन फंक्शन क्या है और ऑड फंक्शन क्या है। 10 नंबर a to b है, और f(x) तो a to b, यहाँ a + b - x लिखा जा सकता है। a to b f(x) dx है, तो a to b यहाँ इसको और इसको ऐड करके और इसको ऐड करके यहाँ x को माइनस करके भी लिखा जा सकता है। इस सब का प्रूविंग आपको बताया जाएगा। पहले आप इसको 10 को एक जगह लिखिए, और हाँ उसके बाद आप लिखो इवन फंक्शन क्या है और ऑड फंक्शन क्या होता है। एक 10 प्रॉपर्टी है। इवन फंक्शन जैसे कोई फंक्शन हो, जैसे f(x) कोई फंक्शन हो, सपोज f(x) कोई फंक्शन हो और उसका निगेटिव, जैसे यहाँ f(x) है तो इसका निगेटिव क्या हो जाएगा, f(-x), और इसमें से उसका निगेटिव को अगर सबट्रैक्ट किया जाए 0 आ जाए तो फंक्शन क्या होता है। लिखेंगे इफ f(x) इज a function, if f(x) is a function, then f(x) minus f(-x) is equal to 0, and लिखो then f(x) is known as an even function. If f(x) is a function and f(x) minus f(x) is equal to 0, then f(x) is known as even function. जैसे एग्जाम्पल, जैसे cos x लिया जाए तो कैसे चेक करेंगे कि cos x इवन है या cos x ऑड है। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं f(x) is equal to cos x। कोई भी फंक्शन को कैसे चेक किया जाता है, इवन है या ऑड है, तो उसको f(x) is equal to ले लेना है। अब क्या करना है, उसका नेगेटिव फाइंड आउट करना है, तो इसमें माइनस लगाइए तो -x, तो यहाँ x है तो x है, और यहाँ अगर x की जगह -x किए तो यहाँ x की जगह क्या लिखेंगे, माइनस। और आप जानते हैं कि cos के अंदर माइनस खत्म हो जाता है, तो यहाँ हम लोग क्या देखें, ये दोनों को घटाने पे 0 आएगा ना, जैसे f(x) - f(x)
इज इक्वल टू 0, इसमें से अगर इसको हम लोग एफ ऑफ एक्स और उसका एफ ऑफ माइनस एक्स को क्या किए, घटाए तो 0 आया। तो जो फंक्शन था cos x इज एन इवन फंक्शन। कुछ नहीं, जब भी कोई फंक्शन को चेक करना है तो एफ ऑफ एक्स के इज इक्वल टू कीजिए और एफ ऑफ फिर माइनस एक्स का वैल्यू निकालिए और फिर उसको घटा कर देखिए, अगर 0 आ जाता है तो फंक्शन क्या है, इवन फंक्शन है। अब नेक्स्ट ऑड फंक्शन, एफ ऑफ एक्स इज ए फंक्शन एंड एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, देन एफ ऑफ एक्स इज नोन एज एन ऑड फंक्शन। जैसे एग्जाम्पल साइन एक्स लिया जाए और बोला जाए कि आप चेक करो कि साइन एक्स इवन है या ऑड है, तो एफ ऑफ एक्स साइन एक्स ले लेंगे और उसका निगेटिव हम लोग फाइंड आउट करेंगे ना, तो यहाँ माइनस होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन में माइनस, और माइनस बाहर आता है, साइन में माइनस क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो यहाँ हम देखेंगे इसको और इसको ऐड किया जा रहा है, साइन एक्स प्लस माइनस साइन एक्स, तो 0 हो जाएगा। तो इसमें से इसको अगर ऐड किया जाए तो 0 हो जाएगा। तो जो साइन एक्स होगा वो कौन सा फंक्शन है, ऑड फंक्शन। तो ये थोड़ा सा डिफिनिट में यूज होता है, चेक करना पड़ता है कि फंक्शन कहाँ इवन है कहाँ ऑड है, तो आप निकालना सीखे इसको। थोड़ा आप कोई दूसरा आप tan x sec x करके चेक कर लीजिएगा कि होमवर्क में रहेगा कि आप बताओ कि sec x और cosec x कौन सा फंक्शन है, इवन है या ऑड फंक्शन है। तो आज हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े। प्रॉपर्टी काफ़ी यूजफुल है। क्वेश्चन जैसे देखो, क्वेश्चन जब देगा तो बोलेगा कि इसे प्रॉपर्टी से निकालो, इसे प्रॉपर्टी से फाइंड आउट करो। आप उसको सिंपल वे भी निकाल सकते हैं, बट नंबर आपको मिलेगा नहीं। एग्जाम में लिखेगा फाइंड आउट द इंटीग्रल देगा कुछ और उसके बाद लिखेगा बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज यूज करके ही बनाना पड़ेगा तो नंबर मिलेगा। अगर आप डायरेक्ट बनाते हो आंसर मिलेगा बट नंबर नहीं मिलेगा। कहीं कहीं तो बनेगा ही नहीं बिना प्रॉपर्टी यूज किए हुए। तो प्रॉपर्टीज काफी इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे बस इंटीग्रेशन करके और लिमिट पुट कर रहे थे, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो जो 10 प्रॉपर्टी बताया गया उसको आप थोड़ा सा माइंड में सेट कीजिए और नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग प्रूव करेंगे और फिर इस पे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। आज हम लोग क्या पढ़े, आज हम लोग डेफिनिट इंटीग्रल में देखें कि कैसे सस्पिशियस पॉइंट पे ब्रेक होता है और मोड लगा हुआ रहता है तो उसको 0 करते हैं और फिर सस्पिशियस पॉइंट निकालते हैं। अगर GIF फंक्शन लगा हुआ रहता है तो उसको इंटीजर के इक्वल करते हैं। हाँ, कैसे इंटीजर करते हैं देखना होता है कि फंक्शन जहाँ डिफाइन होता है वहीं इंटीजर लेंगे, ऐसा नहीं कि कुछ भी ले लेंगे। ग्राफ से रिलेशन बताया गया कि डेफिनिट का ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है, उसमें जो एरिया लिखते हैं उसका अलजेब्राइक सम होता है। तो ये सब थोड़ा सा आप देखिए, सोचिए और अपना से बनाइए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में आएंगे। थैंक यू।